बिहार बोर्ड इंग्लिश का मॉडल पेपर आप सभी लोग जानते होंगे जारी हो चुका है क्लास 12 के लिए। और आज हम लोग उसी का आंसर की करने वाले हैं, यानी आज इस मॉडल पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप तमाम बच्चे जानते होंगे बिहार बोर्ड एक मॉडल पेपर हर साल जारी करती है और वही मॉडल पेपर है यहाँ पे। ठीक है, हम आप सबको पता होगा इंग्लिश का ये मॉडल पेपर है जो अभी करवाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हिंदी का मॉडल पेपर करवा चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर करवाया जा रहा है। आप सभी स्टूडेंट है ना अच्छे से क्लास को करिए और ये मॉडल पेपर के हर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबसे पहले आप सबको पता है 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से 50 का आपको जवाब देना होता है और यहाँ से ग्रामर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 1 नंबर क्वेश्चन से लेके 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यानी कहाँ तक ग्रामर का क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक आपके ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। फिर 61 से लेके 100 तक आपके बुक का क्वेश्चन होता है। ठीक है, बुक का सवाल होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सारे लोग इस क्लास को पहले ही आप सब लोग लाइक कर लीजिए, थोड़ा सा शेयर कर लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करना है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, पहला ग्रामर वाला जो क्वेश्चन है, ग्रामर का जो क्वेश्चन है ये आपके ग्रामर जो आपके रूपेश सर पढ़ाते हैं। चलिए रूपेश सर आपको 1 से लेकर 60 तक आपको समझाएंगे और फिर 61 नंबर क्वेश्चन से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन से दोबारा हम आपको मिलेंगे बुक वाला क्वेश्चन समझाते हुए। चलिए विद्यार्थी, तो हम लोग सबसे पहले ग्रामर सेक्शन को देख लेते हैं, है ना। आपके मॉडल पेपर का ये जो क्वेश्चन है उसमें ग्रामर क्वेश्चन, ग्रामर पोर्शन का जो क्वेश्चन है आपको एक एक करके हम लोग देख लेंगे। उसके बाद बुक सेक्शन जो है आदित्य सर देख लेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है मेरे विद्यार्थी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कहता है दिव्या ब्राउट डैश इंफॉर्मेशन विथ हर। अच्छा, एक बात समझिएगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है और आप सभी को बता दें इंफॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ किया जाता है ना। इंफॉर्मेशन को अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मेनी और सेवरल का यूज़ तो नहीं होता है। एनी का यूज नेगेटिव इंट्रोगेटिव में किया जाता है, जबकि ये अफर्मेटिव है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। दिव्या ब्राउट सम इंफॉर्मेशन विथ हर। अगला क्वेश्चन जो है चिल्ड्रेन ऑफन हैव देयर वे डैश थ्रोइंग टेंट्रम्स, है ना। एक बात समझिएगा, यहाँ टेंट्रम्स हम लोग कहते हैं नखड़े को। टेंट्रम्स किसको कहते हैं भाई? नखड़े, जो बच्चे नखड़ा करते हैं ना, नौटंकी, उसको कहते हैं। यानी बच्चों को कोई भी चीज पाना होता है अक्सर तो वो किसके थ्रू पाते हैं भाई? तो नखड़े के थ्रू। यानी कि जब किसी मतलब सोर्स का यूज किया जाए ना तो हम लोग प्रेपोजिशन बाई का यूज करते हैं, बाई थ्रोइंग टेंट्रम्स। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3, A suspension bridge was built dash the river। अच्छा, रिवर है नदी, और यहाँ पर नदी के ऊपर सस्पेंशन ब्रिज की बात करी जा रही है बनाने की, है ना। आपको पता है ना ओवर ब्रिज का प्रयोग किया जाता है ना। ब्रिज है यानी नदी के ऊपर की बात कही जा रही है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट आंसर। अरे नदी के नीचे, नदी में, नदी के द्वारा थोड़े, नदी के ऊपर सस्पेंशन ब्रिज या किसी भी ब्रिज को बनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू गो टू स्कूल डैश फुट, है ना। पैदल जाने की बात कही जा रही है और ये एक फ्रेज आता है ऑन फुट, है ना। ऑन फुट का मतलब ही होता है पैदल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा भाई, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके मॉडल सेट के ये एक एग्जैक्ट आपको पैटर्न को बताते हैं, है ना। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखने की आपको जरूरत है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आई डैश रिटर्न बिफोर सनसेट टू अवॉइड डार्क एलेज, है ना। डार्क एलेज का मतलब होता है ना
अंधेरी गलियां, है ना, अंधेरी गलियों, है ना, अंधेरी गलियों को अवॉइड करने के लिए सनसेट से पहले मैं घर आ जाऊंगा, यानी कि आई शैल, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कोई प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं अंधेरा होने से पहले ही वापस आ जाऊंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, शबनम हैज डैश MBA फ्रॉम हार्वर्ड, है ना, फ्रॉम हार्वर्ड। एक बात समझिएगा, यहाँ MBA है, आपको पता है ना, MBA यदि लिखें तो ऐसे लिखेंगे, यानी कि इसका उच्चारण जो है वो भवेल साउंड से शुरू हो रहा है ना, और भवेल साउंड से शुरू होता है ना, तो ऑप्शन में आप लोग आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ, भवेल साउंड और भवेल कंसोनेंट साउंड के बारे में हमें ध्यान रखना है। जब किसी वर्ड की शुरुआत भवेल साउंड से हो तो उसके पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे, और कंसोनेंट साउंड से होता है तो आर्टिकल अ का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, गौर करिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ही एक्सक्लेम्ड विथ रिलीफ that his father had returned safe from the battlefield, है ना। हाँ जी, युद्ध के मैदान से उसके पिताजी एकदम सेफ वापस पहुंच चुके थे, है ना। ऐसे उन्होंने रिलीफ का सांस लिया। सबसे पहली बात तो ये इनडायरेक्ट में है, हमें डायरेक्ट चूज करना है। भाई डायरेक्ट में हैड नहीं होगा, डायरेक्ट में हैड वाला तो होगा नहीं, क्योंकि हैड यदि डायरेक्ट में रहेगा तो एक को छोड़ के अगला में जाएंगे तो फिर उसका इनडायरेक्ट चेंज नहीं होता है, हैड तो होगा ही नहीं। सबसे पहली बात, हाँ, उन्होंने राहत की सांस ली है, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सक्लेम्ड नहीं बल्कि साइड विथ रिलीफ होगा, और ये जब प्रेजेंट में रहेगा तो इनडायरेक्ट में ये कहाँ चला जाएगा भाई, तो पास्ट में, हैज के बदले क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा माय डियर स्टूडेंट ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही साइड विथ रिलीफ, उन्होंने राहत की सांस ली क्योंकि उनके पिताजी जो थे उन्होंने राहत की सांस ली थी क्योंकि उनके पिताजी युद्ध के मैदान से सेफ वापस आ गए थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कहता है बाय द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले वर्ष तक आई डैश फ्रेंच फॉर 5 ईयर्स। सबसे पहली बात, बाय या बिफोर के साथ जब टाइम आता है ना भाई, तो इसका यूज मैंने आपको बताया था फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है ना। और फ्यूचर परफेक्ट में शैल या विल के साथ हैव प्लस V3 का यूज करते हैं, हैव प्लस V3 का यूज किया जाता है बाई या बिफोर प्लस टाइम को दिखाने के लिए। तो क्या होगा भाई, आई विल हैव लर्नड, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बाय या बिफोर के साथ जब टाइम दिया रहे तो फ्यूचर परफेक्ट की याद आती है, शैल विल के साथ हैव प्लस V3, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान प्रश्न है भाई, यदि आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं ना तो चीजें आपको आसान हो जाएंगी। सी डैश टू दी मार्केट टुमारो। अच्छा देखिए, टुमारो यहाँ पर दिया गया है, मैंने कई बार आपसे कहा है टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, ये सभी फ्यूचर का सेंस देते हैं, इसमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। हाँ, यहां पर जूरी की बात कही गई है। जूरी का मतलब पता है, न्यायाधीशों का समूह होता है ना। हाँ, जूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, ये ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जो कभी कभी अनोनिमस होते हैं और कभी इनके सारे मेंबर्स का ओपिनियन जो है डिफरेंट हो जाता है। तो जब इनके सारे मेंबर्स एकमत होंगे, अनोनिमस होंगे, इनमें यूनिटी होगी तो सिंगुलर फॉर्मेशन बनाएंगे, वर्ब सिंगुलर लेंगे। और जब इनके सारे मेंबर्स का मत अलग अलग हो जाएगा, यानी इनमें आपसी विचार इनका मिलेगा नहीं, तो ये प्लूरल फॉर्मेशन में इन्हें ट्रीट किया जाता है, वर्ब भी प्लूरल देते हैं। कहता है द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अपनी ओपिनियन को लेकर, अपनी राय को लेकर अभी सभी लोग बटे हुए हैं, अलग अलग हैं, एकमत नहीं है, एकमत नहीं है यानी कि डिवाइडेड है।
डिवाइडेड है तब तो एकता नहीं है, और एकता नहीं है तो प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल लेगा, यानी सिंगुलर वर्ब को तो भाई काट ही दो, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला क्वेश्चन है, दे से that they dash going to travel abroad the following month, है ना। वे लोग कहते हैं कि अगले फॉलोइंग मंथ में यानी आने वाले महीनों में वे लोग ट्रैवल करने के लिए कहाँ जा रहे हैं भाई, अब्रॉड जा रहे हैं। ये भी फ्यूचर का सेंस है, और फ्यूचर के सेंस में हम लोग सबसे पहली बात देख के साथ तो भाई इज का प्रयोग नहीं होता है ना। और ये कोई फ्यूचर कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है कि आप हैव बीन या हैड बीन का प्रयोग करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। दे आर गोइंग टू ट्रेवल अब्रॉड द फॉलोइंग मंथ, है ना। फॉलोइंग मंथ में वे लोग ट्रेवल करने अब्रॉड जा रहे हैं। नॉर्मल सी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर, दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है माय डियर स्टूडेंट गौर करने की जरूरत है। द वाइन्स वर डैश द गार्डन थ्रू द ब्रोकन फेंस, है ना। हाँ, वाइन्स जो होता है ये लताओं को कहते हैं, है ना। जो लता होती है ना, जंगल झाड़ी में लताएं होती हैं जो चढ़ जाती हैं पेड़ वगैरह पे, है ना। वर डैश द गार्डन, अच्छा बगीचे में, थ्रू दी ब्रोकन फेंस, यानी जो ब्रोकन फेंस लगा हुआ था, चार दीवारी लगी हुई थी, है ना, उसमें जो टूटा हुआ भाग था उसके अंदर से आ रहा, यानी कि वाइन्स, तो उसके लिए हम लोग क्रीपिंग इनटू का प्रयोग करते हैं। क्रीपिंग इनटू यानी धीरे धीरे घुस रहा होता है ना, तो क्रीपिंग इनटू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जो लताएं हैं वो गार्डन में ब्रोकन फेंस के थ्रू धीरे धीरे प्रवेश कर रही हैं, क्रीपिंग इनटू का प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे सरकने, धीरे धीरे घुसने की जब बात करी जाए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है, द डॉग स्टक आउट डैश टंग। अच्छा एक बात मेरे प्यारे विद्यार्थी, डॉग जो है एनिमल है, और आमतौर पर एनिमल के लिए यदि पॉसेसिव फॉर्म की बात करें या प्रोनाउन की बात करें तो हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, यानी इट्स टंग। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, रचना हैज बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क डैश 2005, तो क्या होगा भाई, सिंस हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि वैसा टाइम जिसमें एस लगा करके हम प्लूरल नहीं बना सकते, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जाए तो सिंस का यूज करते हैं। 2005 में एस लगा के क्या इसे हम प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी सी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देने की जरूरत है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, गौर करिएगा। कहता है, हर्षिता लुक्स एग्जॉस्टेड, है ना, सी डैश बी सिक। अच्छा, हर्षिता जो है एकदम थकी हुई दिखती है, थकी हुई दिख रही है, लग रही है। सी डैश बी सिक, अरे भाई थकी हुई लग रही है, एकदम उसका चेहरा जो है गिरा हुआ लग रहा है, जरूर वो बीमार होगी, यानी मस्ट बी सिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो होगा ये करेक्ट आंसर। हाँ, दृढ़ चीजों को दिखाने के लिए, है ना, एकदम मतलब निश्चित चीजों के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रंजीत डैश एप्लोगाइज फॉर हिज मिस्टेक। अच्छा, अपनी गलतियों पर रंजीत को अवश्य रूप से क्षमा मांगना चाहिए, यानी क्या होगा भाई, एक बात समझिएगा, ये आपकी नैतिक कर्तव्य है, आपका मोरल ड्यूटी है, ये आपका मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के सेंस में आउट टू का प्रयोग किया जाता है। रंजीत आउट टू अपोलोगाइज, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। शुड भी रहता तो हो जाता, मस्ट भी रहता तो हो जाता, है ना, और आउट टू तो बेटर यूज है ही आपको मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के सेंस में। रंजीत को मतलब अपनी गलती पर क्षमा मांग लेनी चाहिए, और टू अपोलोगाइज, है ना, अपनी विचार करने चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी फॉर बिहार। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, सही स्पेलिंग इनसॉल्युबल का। अरे भाई, इनसॉल्युबल का सही स्पेलिंग क्या होता है? यदि ये भी नहीं पता है तो हमें क्या पता है? INSOLUBLE। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनसॉल्युबल, है ना। हाँ, एक्टिव पैसिव का प्रश्न है, द पुलिस काउट द थीफ, तो क्या हो जाएगा भाई? V2 है। तो V2 जब एक्टिव वॉइस में V2 रहेगा ना, तो पैसिव वॉइस में हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं, है ना। वाज वर के साथ V3, 2B नहीं आएगा मेरे भाई, वाज वर के साथ V3 आएगा, कैन नॉट तो आएगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द थीफ वाज कॉट बाई द पुलिस, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग गौर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छा है भाई, मैंने हर चीज को बताया है, आपको याद होना चाहिए। डोंट टच द हॉट स्टोव वार्नड माई मॉम। मेरी मम्मी ने मुझे वार्निंग दी स्टोव, हॉट स्टोव यानी गर्म चूल्हे को नहीं छूने के लिए, है ना। तो माई मदर वार्नड मी डेट आई शुड। अरे भाई ये नहीं होगा, डायरेक्ट इसको टू से जोड़ेंगे। माई मदर वार्नड मी टू नॉट। अरे भाई 2 + V1 के बीच नॉट नहीं आएगा, 2 + V1 के बीच कोई भी वर्ड नहीं आता है। माई मदर वांट मी नॉट टू टच द हॉट स्टोव। यस, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई मदर वांट मी नॉट टू टच, 2 + V1 के बीच किसी एक्स्ट्रा वर्ड की जरूरत नहीं होती है, वो नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपके सामने है, ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 20, शी स्टडीड वेल शी फेल्ड द एग्जाम। अरे भाई उसने तो बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया, शी फेल्ड द एग्जाम, एग्जाम फेल कर गई। She studied well because she failed the exam. She studied well, so she failed the exam. She studied well, but हाँ, she studied well. उसने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया, लेकिन she failed the exam. लेकिन वह एग्जाम में फेल कर गई। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, है ना। बट का यूज करेंगे दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है द वर्ड बो इन द सेंटेंस टेक अ बो आफ्टर योर परफॉर्मेंस मीन्स। अच्छा, टेक अ बो आफ्टर योर परफॉर्मेंस, इसमें जो बो का यूज किया गया, BOW बो, इसका मतलब क्या होता है? तो भाई जब किसी के परफॉर्मेंस समाप्त हो जाते हैं ना, तो उन्हें एप्रिसिएशन के लिए, मतलब उनके रेस्पेक्ट में, यानी कि जो एक्टिविटी करी जाती है उसको हम लोग बो के सेंस में रखते हैं, यानी अ गेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट हो जाएगा, है ना, अ गेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट और एप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा, यानी किसी के मनोबल को बढ़ाने के लिए, किसी की इज्जत प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए वही सेंस देना है। ऑप्शन नंबर सी अ गेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, है ना, गौर कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। सी सेड दैट सी डैश स्पीक फ्रेंच व्हेन शी वाज यंग। सबसे पहली बात मेरे विद्यार्थी कि इसका एक्सप्रेशन हमें दिखाई दे रहा है, ये सारा पास्ट में है। पास्ट में है तो प्रेजेंट तो होगा नहीं, है ना, प्रेजेंट तो होगा नहीं। सी सेड, उसने कहा कि जब वह यंग थी तब वो फ्रेंच बोल सकती थी, यानी उसमें क्षमता थी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जब वह यंग थी तो वो फ्रेंच बोल सकती थी। ऑप्शन नंबर बी, उसके पास, मतलब पास्ट की एबिलिटी कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं, प्रेजेंट में कैन, लेकिन प्रेजेंट तो यहाँ है नहीं। इफ ही डैश मोर केयरफुल ही वुड नॉट हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट, है ना, यदि वो ज़्यादा केयरफुल होता तो उसके साथ ये दुर्घटना नहीं हुई होती। एक बात, सबसे पहली बात यहाँ पर इफ का यूज करते हैं, इफ का यूज किया गया है। इफ हो या एज इफ हो, आई विश हो, इसके साथ सब्जेक्ट कुछ भी रहे, यहां पर वर का प्रयोग करते हैं हाइपोथेटिकल सेंस में, है ना। अच्छा, लेकिन एक चीज है मेरे प्यारे विद्यार्थी, गौर करिएगा,
यहां पर वुड हैव के साथ मेट का यूज किया गया है, और वुड हैव के साथ जब मेट आता है ना, हाँ जी विद्यार्थी, जब वुड हैव के साथ मेट आता है ना तो हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। हैड प्लस V3, यहां पर वर नहीं होगा बल्कि हैड प्लस V3 यानी कि बीन होगा, है ना। यदि वह केयरफुल रहा होता तो उसके साथ दुर्घटना नहीं हुई होती, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चूंकि वुड प्लस हैव प्लस V3 का कॉम्बिनेशन है, यानी हैड प्लस V3 का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार। अगला क्वेश्चन जो है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है भाई, चूज द करेक्टली ऑर्डर्ड सेंटेंस, है ना। दे ऑन द वीकेंड ऑफन प्ले क्रिकेट, ऑफन दे प्ले क्रिकेट। अरे भाई ऐसे नहीं होगा, है ना। दे ऑफन प्ले, अच्छा फुटबॉल है, फुटबॉल ऑन द वीकेंड। सबसे पहली बात मेरे प्यारे विद्यार्थी, दे ऑफन प्ले, हाँ ये ऑफन एक ऐसा एडवर्ब है जिसका यूज मेन वर्ब से पहले होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे ऑफन प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड्स, है ना। वे लोग वीकेंड्स पे अक्सर फुटबॉल खेलते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, गौर कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान देना है। कहता है अरुण शॉ डैश आर्टिफैक्ट्स कलाकृति इन द म्यूजियम। एक बात बताएं, आर्टिफैक्ट्स जो है ये प्लूरल है, तो भाई प्लूरल सेंस में है यानी कि कहीं ना कहीं काउंटेबल होगा, तब तो प्लूरल बनाया गया है। अनकाउंटेबल का प्लूरल थोड़े बनाया जाता है, नहीं। तो भाई यदि प्लूरल है तो मच और लिटिल तो नहीं आएगा, और एनी का यूज तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंस में होता है। ये नॉर्मल सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेनी आर्टिफैक्ट्स इन द म्यूजियम, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, द कपल स्टेड इन केरला डैश 2 वीक्स, है ना। अच्छा, कपल केरला में 2 सप्ताह तक ठहरे थे, यानी फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, द सिनोनिम ऑफ इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का सिनोनिम क्या होगा भाई, इंटरेस्टिंग रोचक। क्रूशियल मतलब तो जरूरी होता है, अति आवश्यक। बोरिंग मतलब उबाऊ, थकाऊ, नीरस। पुनी मतलब बहुत कमजोर। फैस्किनेटिंग, है ना, फैस्किनेटिंग रोचक, है ना, आकर्षक। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार जो होगा इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान देने की जरूरत है मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 28 आपके साथ है, ध्यान दीजिएगा। कहता है द सिनोनिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द सिनोनिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है जी, विवाद होता है ना। हाँ, तो सिनोनिम ए भाई, एकॉर्ड का मतलब तालमेल, हार्मोनी का मतलब तालमेल, स्ट्राइफ का मतलब विवाद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। स्ट्राइफ का मतलब विवाद। कंसेंसस का मतलब भी होता है तालमेल, आपसी सामंजस्य, है ना, ये तो उल्टा हो जाएगा विवाद को, है ना, यानी कॉन्फ्लिक्ट का सिनोनिम आपको स्ट्राइफ हो जाएगा। अगला वर्ड है एंटोनिम ऑफ असेंड। असेंड का डिसेंड होगा, कहीं है क्या, यस। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं जानते हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, द एंटोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का मतलब होता है तेज, तो तेज का उल्टा हो जाएगा सुस्त, स्लगिश। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। रैपिड का मतलब तेज, है ना, तो स्लगिश मतलब धीमा, सुस्ती से, है ना, एकदम मंद। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन नंबर 31 की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, है ना। देखिए, कहता है द एंटोनिम ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब पता है क्या होता है, एकदम खुला दिल वाला। तो ग्रीडी मतलब लालची, टिमिड मतलब डरपोक, रिजर्व्ड मतलब हो जाएगा संकोची, है ना, संकोची, है ना। एक बात समझिएगा, फ्रैंक मतलब खुला दिल वाला, है ना, खुला दिल वाला, खुला दिल वाला, खुला दिल वाला।
खुला दिल वाला, दिल ऐसे होता है कि ऐसे भाई देख लीजिएगा, है ना। रिजर्व मतलब संकोची, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा। ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या होगा सर? ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, है ना। क्या? तो चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना, है ना। यानी क्या? टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, वार्तालाप को स्टार्ट करना, तब ना चुप्पी तोड़ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अलीना इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अ यूनिवर्सिटी। क्यों सर? यू तो भवेल है, नहीं भाई, इसको जब आप लिखोगे तो यूनिवर्सिटी ऐसे स्टार्ट करते हैं, है ना, यानी या है, तो यह आपका कंसोनेंट साउंड है, भवेल साउंड नहीं है, है ना। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ए दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर मेरे विद्यार्थी 34 ध्यान दीजिएगा। कहता है, क्या कहता है? शिखा आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर बुक। एक सबसे पहली बात मेरे प्यारे विद्यार्थी, शिखा आस्क्ड मी, शिखा आस्क्ड ये तो होगा नहीं, आस्क्ड मी हैव यू सीन माई बुक। ए भाई डीड में रहेगा, डीड में सबसे पहली बात सेड हैव यू सीन द बुक, द बुक तो होगा नहीं, है ना। अब माई बुक वाला में क्या होगा सर? जरा एक बात हमें बता दीजिए। तो शिखा आस्क्ड मी डिड यू सी माई बुक, तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सेकंड पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा, तो आई तो है ही, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई? इफ आई हैड सीन माई बुक, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हैव यू सीन, तो इफ आई हैड सीन माई बुक, तो एक बात, दोनों ये तो दोनों में आपको सामंजस्य बैठाने की जरूरत है, यानी कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज नहीं किया है, तो आप इसे डायरेक्ट ले सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर में, है ना। ऑप्शन नंबर बी को जो है करेक्ट आंसर में ले सकते हैं, चूंकि यहाँ पर डीड है और डीड जो है ये सिंपल पास्ट में है, और सिंपल पास्ट में जब दोनों पास्ट में रहता है ना, तो हम लोग पास्ट में ही एक को छोड़ के अगले में चले जाते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस को छोड़ेंगे तो परफेक्ट में जाएंगे, और परफेक्ट में क्या होता है? तो आई हैड सीन हर बुक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं 35 में, द पैसेंजर्स डैश वेट इन द लॉन्च फॉर आवर्स। अच्छा, घंटों तक, है ना, घंटों से लॉन्च में पैसेंजर्स जो है इंतजार करते आ रहे हैं, यानी कि पैसेंजर्स, ऑप्शन नंबर सी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी इंतजार करने का काम पहले शुरू हुआ है, अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहने की संभावना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में, अगले नंबर क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान दीजिएगा। कहता है ही सेड दैट ही डैश टू द पार्क द प्रीवियस डे। सबसे पहली बात मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रीवियस का यूज किया गया है, ये भी पास्ट का इंडिकेशन है, सेड भी पास्ट में है, तो प्रेजेंट वाला को तो काट दीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जब सेंटेंस के सारे पार्ट पास्ट में हो तो अगला पार्ट भी पास्ट में ही जाएगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए। 37 कहता है आई विल कॉल यू, मैं आपको बुलाऊंगा, डैश आई रीच होम। आपको पता है भाई कंडीशनल वर्ड का यूज करना है, और शैल विल प्लस V1 का कॉम्बिनेशन है, इफ या वेन आएगा, इफ तो नहीं है तो वेन को रख लेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा, वेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी फॉर बिहार। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, द लायन आर। ए भाई लायन एगो है तो आर थोड़े होगा। द लायन रोअर्ड लाउडली इन द फॉरेस्ट, ये तो सही हो सकता है।
इज के साथ V3 नहीं होगा, है ना। लायन है तो रोअर नहीं होगा, रोअर्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। पास्ट में है ना। यानी द लायन रोअर्ड लाउडली इन द फॉरेस्ट, जंगल में शेर ने बहुत जोर से दहाड़ा। ऑप्शन नंबर बी। 39 कहता है गरिमा इज इंटरेस्टेड। अरे भाई इंटरेस्टेड के साथ तो इन फिक्स रहता है। ऑप्शन नंबर सी। इंटरेस्टेड हो, है ना, इंटरेस्टेड हो या कंटेंड हो, इंटरेस्टेड हो या कंटेंड हो, इनके साथ तो इन फिक्स रहता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। अभिषेक रैन फास्ट डैश द पेमेंट, पेमेंट पे यानी कि छज्जा पर, फर्श पर, है ना। अभिषेक बहुत तेज दौड़ा। ऑन द पेमेंट, ये तो भाई आसान है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार जो होगा करेक्ट आंसर, है ना। पेमेंट के ऊपर, पेमेंट पर, है ना, यानी कि फर्श पर, छज्जा पर वो बहुत तेज दौड़ा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 41, 41, क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान दीजिएगा। कहता है यू डैश नॉट ऐड एक्स्ट्रा स्पाइसेस टू दिस सूप। अच्छा, आपको पता है कि मॉडल भर में नीड और डेयर जो होता है, इसके साथ मॉडल भर में नीड और डेयर जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है ना। तो नीड नॉट ऐड, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी, है ना। यू नीड नॉट ऐड एक्स्ट्रा स्पाइसेस टू द सूप, है ना। सूप में आपको कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस अब ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है वी डैश हेल्प दोज इन नीड, है ना। यानी जो जरूरत में होते हैं उनकी मदद हमें करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। वी शुड हेल्प, यानी कि ये हमारी अपनी जो जिम्मेवारी है उसको बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है द सिनोनिम ऑफ स्मॉल, स्मॉल का सिनोनिम क्या होगा भाई। स्मॉल मतलब छोटा, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, इनॉर्मस मतलब भी बड़ा, वाइटल मतलब तो वही चीज होता है ना, जरूरत वाला। ट्रिवियल मतलब तुच्छ होता है, छोटा, ट्रिवियल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ट्रिवियल मतलब इनसफिशिएंट, है ना, छोटा, एकदम तुच्छ। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका 44 नंबर, गौर करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है द एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी। अच्छा, कैप्टिविटी का मतलब पता है। कैप्टिविटी का मतलब होता है, मतलब गुलामी की जंजीरों में रहना, है ना। तो इसका उल्टा हो जाएगा आजाद होना। क्या होना, आजाद होना, है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, आजाद, लिबर्टी, फ्रीडम। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बी फॉर बिहार करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बिहार। चलिए, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता पूर्वक, टिमिडिटी कायरता, है ना, डर, डर से भरा हुआ। 45 कहता है once इन अ ब्लू मून। अच्छा, once इन द ब्लू मून इसका मतलब होता है एकदम कभी कभार, मतलब एकदम होता है रेयरली, है ना, रेयरली, है ना। हाँ, हम कह सकते हैं इसको इनफ्रीक्वेंटली, इनफ्रीक्वेंटली, रेयरली, यानी कि अचानक से। ऑप्शन नंबर सी जो होगा कभी कभार, है ना, कभी कभार के सेंस में, रेयरली के सेंस में यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑन द ऑन्स इन अ ब्लू मून। अगला क्वेश्चन 46 कहता है, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहे हैं भाई, ध्यान देने की जरूरत है। कहता है द बुक क्राइम एंड पनिशमेंट वाज रिटन बाय डेस्टोक्सी। हाँ, अच्छा, एक बात समझिएगा, ये पैसिव में है, हमें एक्टिव वॉइस चूज करना है। क्योंकि वाज वर्ग के साथ जब V3 है यानी कि पैसिव में है, और जब पैसिव में वाज वर्ग के साथ V3 है यानी कि एक्टिव में V2 होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में क्या होना चाहिए भाई, V2 होना चाहिए। V3 वाला तो नहीं होगा, V1 V5 वाला नहीं होगा, V3 वाला नहीं होगा, V2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, यदि पैसिव वॉइस में वाज वर्ग के साथ V3 रहेगा तो एक्टिव वॉइस में आप V2 को खोजना है, या एक्टिव वॉइस में V2 रहेगा तो पैसिव वॉइस में हमें वाज वर्ग के साथ V3 खोजना है ना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47,
क्वेश्चन नंबर 47 मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है ना, कहता है द बोर्ड विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। इसका पैसिव बताइए। तो भाई यहाँ पर विल है तो पैसिव में विल के साथ बी प्लस भी थ्री होना चाहिए, विल प्लस बी थ्री होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब रहता है तो पैसिव वॉइस में उस मॉडल के साथ बी प्लस भी थ्री लगाते हैं, बी प्लस भी थ्री लगाते हैं। 48 कहता है अल्लास आवर टीम हैज लॉस्ट द मैच दे सेड। उसने बड़ी दुख से कहा, हाय हमारी टीम हार गई मैच, है ना, बड़ी दुख से कहा भाई, तो क्या हो जाएगा, बड़ी दुख के साथ आश्चर्य किया, एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो दे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट देयर टीम हैड लॉस्ट द मैच। यस, प्रेजेंट को पास्ट में लेके चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। सेड नहीं होगा भाई, एक्सक्लेम्ड होगा, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो होगा, है ना, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, यानी दुख के साथ आश्चर्य किया कि हमारी टीम जो है मैच को हार चुकी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है विद्यार्थी, ध्यान देने की जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। अच्छा, करेक्ट वर्ड ऑर्डर क्या है, आई वेंट यस्टरडे टू द स्टोर, बीच में यस्टरडे कहां से, टू द स्टोर आई वेंट यस्टरडे, कोई नहीं, वेंट आई टू ये तो फॉर्मेशन ही नहीं है, यस्टरडे आई वेंट टू द स्टोर। यस, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। पहले टाइम फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, है ना, पहले टाइम को आप लोग लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिशियंस सेल्डम टॉक सेंस डैश टेलीविजन ऑन टेलीविजन, है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म या सोर्स का यूज करके यदि कोई काम किया जाए ऑन प्लेटफॉर्म, जैसे ऑन टेलीविजन, ऑन रेडियो, है ना, ऑन इंटरनेट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑन टेलीविजन, ऑन रेडियो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 51, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, अनन्या हीड हर ट्वाइस डैश द टेबल, यानी अपने खिलौने को छुपा दिया टेबल के नीचे, अंडर द टेबल, ऑप्शन नंबर सी, या बिलो द टेबल, है ना, और अंडर द टेबल का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि टेबल के अंदर जो है ना, उन्होंने अपने टॉयज को छिपा दिया तो अंडर द टेबल का यूज करते हैं। द ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन इंग्लिश क्लास वाज शेड्यूल्ड डैश 10 AM। अरे भाई स्पेसिफिक टाइम के लिए तो एट आता है क्या, यस, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी भी स्पेसिफिक टाइम को दिखाने के लिए हम लोग प्रेपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन डैश नॉट स्पीक इन पब्लिक स्पेसेस, अच्छा पब्लिक जगहों पर यानी कि किसी को भी स्पीट यानी कि थूकना नहीं चाहिए, मस्ट नॉट स्पीट, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, यानी कोई कार्य करने से सख्ती से मना किया जा रहा है ना, तो मस्ट का यूज करेंगे। वैसे शुड और आउट टू भी रहता तो हो सकता था, है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 54, द सिनोनिम ऑफ एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, है ना, भरपूर मात्रा में, तो क्या होगा, स्कार्सिटी मतलब कमी होता है भाई, हाँ, प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। पॉवर्टी गरीबी को दिखाता है, कॉर्टसी जो है एकदम शालीनता को दिखाता है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ओकेजन का सही स्पेलिंग क्या होगा भाई, OCCASION होता है ओकेजन, है ना, OCCASION, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है वाज द मूवी वॉच्ड बाय अक्षरा, अच्छा अक्षरा है, चलिए वाज वर्ग के साथ V3 है, पैसिव वॉइस है, हमें एक्टिव वॉइस चूज करना है, तो भाई मैंने कहा ना कि वाज वर्ग रहेगा तो V2 को खोजिएगा, लेकिन यहाँ तो V2 कहीं नहीं है, यानी कि ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ग के बदले डीड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, है ना।
यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में जब डू डज डीड होता है तो डू डज के बदले इज ए मार लगता है और डीड के बदले वाज या वर लगता है, तो वाज है तो डीड लगेगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है ना, क्वेश्चन नंबर 57 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है द कंपनी डैश एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस टू सेवरल कंट्रीज बाई 2020। अच्छा, बाई 2020 यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में प्रेजेंट कहाँ से घुसेगा भाई? ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट। देखिए सेंटेंस का टोन देखना है, सेंटेंस का एक्सप्रेशन देखना है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो बाई 2020 है ना, चूंकि 2020 तक में कोई काम किया जा चुका था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, हैड एक्सपेंडेड यानी पास्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है माई ब्रदर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स डैश। अच्छा, अलॉन्ग विथ पर फोकस करना है। जब दो सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, एज वेल एज, टुगेदर विथ, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, लाइक से जुड़ता है ना, तो उसमें वर्ब का चुनाव हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के आधार पर आता है। ये सिंगुलर है तो भाई सिंगुलर ही आना चाहिए, प्लूरल तो नहीं आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ना। माई ब्रदर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पर फ्रेंड्स जरूर है लेकिन इसके आधार पर वर्ब नहीं आएगा भाई, क्योंकि अलॉन्ग विथ से जुड़ा हुआ है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है पॉलिटिक्स डैश अ ट्रिकी सब्जेक्ट। अच्छा, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है तो इज अ ट्रिकी सब्जेक्ट, वर नहीं होगा भाई, है ना। पॉलिटिक्स में एस लग गया तो आप इसको प्लूरल मत समझ लीजिएगा मेरे भाई, ये सब्जेक्ट का नाम है और कोई भी स्टडी सब्जेक्ट का नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है, उनके साथ वर्ब भी कैसा यूज करते हैं? सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा भाई? इज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है शी वेंट टू वर्क डैश, शी वॉज फीलिंग अनवेल। वह काम पर गई हालांकि वो बहुत अनवेल फील कर रही थी, यानी कि अच्छा फील नहीं कर रही थी। यद्यपि वह अच्छा फील नहीं कर रही थी फिर भी वह काम पर चली गई। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना। यद्यपि वह अच्छा फील नहीं कर रही थी फिर भी वह काम पर गई। मुझे उम्मीद है कि मेरे विद्यार्थी ग्रामर के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब ग्रामर का क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अब आपको बुक सेक्शन का क्वेश्चन आता है जो कि आदित्य भैया क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अब चलिए हम वापस आ चुके हैं। 61 नंबर क्वेश्चन से आप सभी को समझाते हैं अच्छे से। चलिए सबसे पहले 61 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। सवाल बुक का है, पहला चैप्टर आप सबका पोएट्री सेक्शन का। इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, टू विच नेचुरल इवेंट डज द पोइट कंपेयर हिज रिटर्न। यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किस नेचुरल इवेंट, जो प्राकृतिक इवेंट घटना होती है, उसके बारे में कभी खुद से कंपेयर किए हैं। ठीक है, तो कभी कंपेयर मून से किए नहीं भाई, स्प्रिंग सीजन से किए नहीं किए हैं, रिवर नदियों से किए नहीं, वो सन से कंपेयर किए हैं। द सन राइजिंग आफ्टर सेटिंग यस्टर नाइट, है ना, आफ्टर सेटिंग, जब वो सेट हो जाता है, डूब जाता है, फिर भी अगले दिन निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग का है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में है व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। ट्रू टेस्ट क्या है सिविलाइजेशन का महात्मा गांधी जी के अनुसार? उनका, महात्मा गांधी जी को जानते होंगे स्पिरिचुअल लीडर के रूप में, तो इट्स मोरल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ये इनके नज़र में महात्मा गांधी जी के अनुसार ट्रू टेस्ट है सिविलाइजेशन का। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी आंसर करेक्ट। 63 में देखो, इन भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन कंपेयर्स द नेशन टू। भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन कंपेयर किए हैं नेचर को, किससे कंपेयर किए हैं? तो वो कंपेयर किए हैं एक घर से, है ना। ये जो है नेचर जो है ये हमारा घर है ना, मतलब सॉरी ये जो है ये नेशन जो है ये हमारा देश जो है वो हमारा घर है एक तरीके से, ऐसा वो कंपेयर किए हैं। अगला सवाल देखो 64 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है? व्हाट सेंट्रल आइडिया डज वॉल्ट विथमैन एक्सप्रेस इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ये जो है
वॉल्ट विटमैन कौन सा आइडिया के बारे में बात करते हैं, किस आइडिया के बारे में बात करते हैं? भैया धन की क्या इंपॉर्टेंस है, वो वेल्थ की इंपॉर्टेंस नहीं, यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड नेचर, हाँ सही बात है, सभी मानव में यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए और प्रकृति में भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं 65 नंबर। हु इज नानू काका इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, है ना। ए पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी में भाई साहब नानू काका कौन था? तो जो नरेटर थे उसके मैटरनल अंकल जी थे, है ना, मामा जी थे, ठीक है। फादर तो नहीं थे, एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, एस्ट्रोलॉजर तो वो बनते हैं, है ना, वो थे नहीं ना। चलो ए पॉलिटिशियन नहीं, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा, मैटरनल अंकल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, मतलब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द लाइन नर्सेस टू देयर ग्रेव आर गॉन बट द प्राम्स गो रोलिंग ऑन आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये लाइन कहाँ से लिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये लाइन एन एपिताफ से लिया गया नहीं, स्नेक से लिया गया नहीं, फायर एम से नहीं, तो भैया यहाँ पे नर्सेस टू द ग्रेव, जो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, नर्सेस फ्लावर जो है वो कब्र में जा रहे हैं। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ये पता है, ये क्वेश्चन प्रॉपर देख के लग रहा है कि ये क्वेश्चन चैट जीपीटी के थ्रू बनाया हुआ है, और ये क्वेश्चन कोई हास नहीं, ये देख रहा है ना ये सब सही नज़र आ रहा है कि भाई ये बस चैट जीपीटी कोई भी एआई वगैरह क्वेश्चन बनाया है। खैर इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में फाइनल नहीं पूछेगा। चलो 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे है 67 नंबर में क्या बोला जा रहा है, वेयर वॉज आई हैव ए ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड। आई हैव ए ड्रीम स्पीच कहाँ डिलीवर्ड किया गया था? तो आप सबको पता होगा लिंकॉन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में आई हैव ए ड्रीम स्पीच को दिए थे कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 68 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ फ्लोइंग आइडिया इज नॉट मेंशन्ड बाय बर्टन रसेल इन द एसे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में कौन से आइडिया के बारे में ये जो है बर्टन रसेल बात नहीं किए हैं? तो देखो ये बात किए हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, हाँ, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल किए हैं, आर्ट ऑफ राइटिंग का भी बात किए हैं, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर का भी बात किए हैं, लेकिन आर्ट ऑफ द वॉर, युद्ध के बारे में नहीं बात किए हैं बर्टन रसेल, है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में अपने को क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट एन इमेज ऑफ ऑटम डिस्क्राइब इन द पोएम ऑट टू ऑटम, है ना। कौन सा इमेज नहीं है ना, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट एन इमेज ऑफ ऑटम, ऑटम का ये सीजन इमेज नहीं है, डिस्क्राइब इन द पोएम ऑट टू ऑटम। ऑट टू ऑटम में कौन सा, है ना, सीन के बारे में बात नहीं किया गया है। देखो रिपनेस फ्रूट एंड फ्लावर्स, इसकी चर्चा है कि फूल और फ्लावर को रिप कर देना, फूल फलों को पका देना, है ना। स्वेलोज ट्विटरिंग इन द स्काई, अबाबिल पक्षी आसमान में चहचहाती, इसके बारे में बात किया गया है ना। द ब्लेटिंग ऑफ द फुल ग्रोन लैम्स, जो बूढ़ी बोल सकते हैं बड़े उम्र की लैम्स यानी भेड़ जो होते हैं वो मिमियाता कैसे है उसके बारे में भी चर्चा है, लेकिन स्नो लेडन माउंटेन पिग ये इसकी चर्चा नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, नॉट एन इमेज ऑफ ऑटम डिस्क्राइब इन ऑट टू ऑटम, ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर, द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक इज, सोल्जर क्या है भाई, ऑड है नहीं भाई, ये क्या है, एक सोनेट है जो कि 14 लाइन, सोनेट क्या होता है बाबू, 14 लाइन का पोयम होता है, 14 लाइन का पोयम होता है, क्या होता है, पोयम होता है 14 लाइन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। वेयर डिड सेबी लिव, सेबी कहाँ पे रहता था? आप सबको बताए थे इन ए हार्वर्ड टाउन, वन कुड क्रॉस इन 20 मिनट, जो एक तरफ से दूसरे तरफ लगभग समझो 20 मिनट में ट्रैवल कर सकता था, वो भी पैदल। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू पर्ल एसबर्ग वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिया, है ना। मतलब पर्ल एसबर्ग जी के अनुसार व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सा सबसे जरूरी चीज है फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिया, भारत को समझने के लिए सबसे जरूरी क्या है भाई, रीडिंग इंडियन लिटरेचर नहीं, है ना, लर्निंग इंडियन लैंग्वेज नहीं, है ना, स्टडिंग इंडियन हिस्ट्री नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, मीटिंग कॉमन इंडियन पीपुल, है ना, साधारण लोग से मिलना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 73 नंबर देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का इसमें से कौन सा डायलेक्ट नहीं है, कैंटिस है ही, अमेरिकन है ही, वेस्ट सेक्शन है ही, वेस्ट मिडलैंड नहीं है, ठीक है, ये हम लोग का नहीं है ओल्ड इंग्लिश में। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या बोला जा रहा है, इसमें है विच ऑफ फ्लोइंग इज ए फेमस वर्क फ्रॉम मिडिल इंग्लिश पीरियड, इसमें से मिडिल इंग्लिश पीरियड में सबसे फेमस वर्क कौन सा है? तो भाई है द कैंटरबरी टेल्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर,
ठीक है, नेक्स्ट सवाल 75 पे बढ़ते हैं। विच इवेंट इन 1946 हेल्प स्टैंडर्डाइज मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर? कौन सा 1476 में कौन मदद किया मॉडर्न इंग्लिश को और स्टैंडर्ड बनाने में, मॉडर्न इंग्लिश के स्पेलिंग उसके ग्रामर को स्टैंडर्ड बनाने में? तो आप सबको पता है ये 1476 में क्या हुआ था, प्रिंटर का, है ना, इन्वेंशन हुआ था प्रिंटर का, ठीक है। और वो कौन किए थे, विलियम कैक्सटन जी के द्वारा। कहाँ गया था, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय कैक्सटन, ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं 76 नंबर। द वर्ड बाजार, ये जो बाजार शब्द है, वाज बोरोड बाय इंग्लिश, ये इंग्लिश में बोरो किया गया, उधार लिया गया, फ्रॉम विच ऑफ फ्लोइंग लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से लिया गया? तो ये लिया गया था, आप सबको पता होगा, पार्शियन, है ना, पार्शियन लैंग्वेज से लिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आंसर, पार्शियन भाषा से ये बाजार शब्द लिया गया है। नेक्स्ट, हु एमोंग, इनमें से कौन, ऑफ हु एमोंग द फ्लोइंग, इनमें से कौन जो है वाज ए यूनिवर्सिटी विट, यूनिवर्सिटी विट इसमें से कौन है? तो आप सबको पता होगा इसमें कौन है भाई, इसमें है क्रिस्टोफर मार्लोव ही एक दिख रहे हैं। 77 का राइट आंसर हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब विलियम शेक्सपियर जी से पहले जो भी थे क्रिस्टोफर मार्लोव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ये थे यूनिवर्सिटी विट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश नॉवेल इज ट्रैक्ड बैक टू द डैश। भैया देखो, ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश नॉवेल, इंग्लिश नॉवेल जो है जिसकी शुरुआत जो हुई थी वो ट्रैक्ड बैक टू द डैश, वो 18th सेंचुरी से ट्रैक पे आई थी, ठीक है। ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर, 78 का राइट आंसर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं 79 नंबर। इन द पोएम स्नेक, स्नेक कविता में द वॉइस ऑफ द पोइट्स एजुकेशन ऑन स्पॉटिंग ए स्नेक टोल्ड हिम टू डैश, है ना, जो स्नेक के लिए जो कवि के अंदर की आवाज़ थी, जो उनको शिक्षा प्राप्त थी, उसकी जो आवाज़ थी वो क्या था कि स्नेक को क्या करने के लिए, वो स्नेक को बोल रहा था कि स्नेक को मार दो, उसके अंदर की शिक्षा वाली आवाज़ जो बोल रहा था कि भाई सांप है तो उसको मार दो। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर बन रहा है ना सबसे। सवाल देख रहे हो, सवाल आप सबको नहीं लग रहा है कि एकदम चैप्टर के बीच बीच से बनाया हुआ, जैसा सवाल हम लोग पढ़ते थे वैसा सवाल वही है, बस घुमा के बस दिया हुआ है। सवाल जो पढ़े होंगे, जो समझे होंगे, एक एक सवाल बनेगा, क्योंकि सवाल तो हमको बहुत आसान सा दिख रहा है, ठीक है। ऑर्थी सैरस सजेस्ट दैट द प्रेस ऑफन डैश, प्रेस क्या करता है, शेप्ड पब्लिक ओपिनियन थ्रू सेलेक्टिव रिपोर्टिंग। भाई देखो परफेक्टली नहीं, परफेक्टली तो कुछ नहीं करता। अवॉइड इन्फ्लुएंसिंग रीडर्स, नहीं, रीडर्स को तो इन्फ्लुएंस करता है ना। फोकस्ड ओनली ऑन फाइनेंशियल न्यूज, नहीं। ऑप्शन और हम लोग का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। व्हाट डज द पोइट से अबाउट डेथ इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कभी डेथ के बारे में क्या बोले हैं? तो डेथ के बारे में बोले हैं इट इज इनविटेबल एंड डेस्टिनेड, है ना, मतलब ये निश्चित है, अनिवार्य है और ये तय है पहले से ही कि होना है, मृत्यु तो होना है, ठीक है, ये पहले से ही तय है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में है, हाउ डज गांधी व्यू दी वेस्टर्न आइडिया ऑफ प्रोग्रेस? किस प्रकार से गांधी जी व्यू करते हैं, देखते हैं वेस्टर्न आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, है ना, मतलब प्रोग्रेस के वेस्टर्न आइडिया को गांधी जी कैसे देखते हैं कि अगर पश्चिमी आइडिया को अगर हम लोग अपनाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। वो पश्चिमी आइडिया को देखते हैं कि भाई एज डेंजरस, भाई बहुत खतरनाक है, और मेटेरियलिस्टिक, मतलब बहुत ही कृत्रिमता उसमें दिखाई देती है, भौतिकता उसमें दिखाई देती है। तो उनको वो गांधी जी को वेस्टर्न आइडियाज वगैरह, वेस्टर्न आइडिया प्रोग्रेस ये सब पसंद नहीं था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 83। व्हाट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन एम्फेसाइज एन एसेंशियल फॉर नेशनल प्रोग्रेस? डॉक्टर जाकिर हुसैन किस पे जोड़ दिए हैं कि अगर राष्ट्र विकास चाहिए तो किस पे जोर देना होगा? तो भाई देना होगा किस पे, हार्ड वर्क एंड कॉपरेशन, कि सब लोग मिलजुल के काम करें और खूब मेहनत करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉन एज पीपुल्स पोइट, है ना, पीपुल्स पोइट के नाम से कौन जाने जाते हैं, ठीक है, पीपुल पोइट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आप सबको पता होगा, कमला दास नहीं, के अंदारोवाला नहीं, वॉल्ट विथमैन जी पीपुल्स पोइट के नाम से जाने जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, लोगों के कवि। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्पीकर इन फायर हिम सी वाइल पासिंग द क्रिमिनेशन घाट, है ना, क्रिमिनेशन घाट से जब स्पीकर गुजर रहे थे, है ना, तो वो क्या देखते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं हाफ बर्न्ड बॉडीज, है ना, आधा जला हुआ शरीर वगैरह को वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं।
यहाँ पे है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम ऑफ, ये किसका पोएम है, ठीक है, तो नाउ कैसा पोएम है, ठीक है, ये जो है इसमें 5 स्टेंजा है विथ 4 लाइन, है ना, तो 86 का राइट आंसर हम लोग का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है 5 स्टेंजा है, मान लो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 2 स्टेंजा हो गया, 1 2 3 4 4 स्टेंजा 3 स्टेंजा 1 2 3 4 है ना 4 स्टेंजा 1 2 3 4 5 स्टेंजा है ना 1 2 3 4 5 5 स्टेंजा, ऐसा वहाँ पे पूरा ये कविता है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 87 में देखो क्या बोला जा रहा है, इसमें है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेसिनेटेड इन, है ना, इनका एसेसिनेशन कब होता है, तो इनका एसेसिनेशन कहाँ होता है, टेनेसी में होता है। भाई देखो मार्टिन लूथर एक ब्लैक पर्सन थे, आप सबको पता होगा ब्लैक पर्सन थे, लेकिन इनको एक वाइट पीपल ही, है ना, वाइट लोग ही इनको मौत के घाट उतार देता है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, द लाइन, ये जो लाइन है, द ट्राइब्स दैट वर्शिप लाइन्स, जो ट्राइब्स है ना लाइन्स को यानी शेरों को पूजा किया, क्रोकोडाइल्स को पूजा किया, डाइड आउट, वो मारे गए। while those है ना whom the cow and the sheep was the sacred animal है ना prospered, जिनका गाय और भेड़ जो था उनका मतलब sacred मतलब पवित्र जानवर था, वो लोग बढ़ते फलते फूलते गए। appears in, ये कहाँ पे आया है, तो ये आई हैव अ ड्रीम में नहीं, हाउ फ्री इज द प्रेस में नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में नहीं, आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड में आया था कि भाई डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में जो लोग भाई जानवर जो पवित्र जानवर जिन लोग शेर और क्रोकोडाइल को मानते थे उसको पालने का कोशिश किया, वो लोग मारे गए, और जो लोग सिप यानी भेड़ और गाय को मानते थे वो लोग बढ़ते गए फलते फूलते गए। ये आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड से है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेंजा आर देयर इन ए पोएम ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम में कितने स्टेंजा आपको दिखते हैं, ठीक है, ऑड टू ऑटम में आपको कितने स्टेंजा हैं जो आपको दिखाई देते हैं, तो भाई कुल मिला के 3 स्टेंजा है ऑड टू ऑटम में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द फ्रेज हर साइट एंड साउंड इन द पोएम द सोल्जर रेफर्स टू, साइट एंड साउंड किसके बारे में बोले हैं कि भाई उस साइट एंड साउंड में हम खोए रहेंगे, मतलब वो इंग्लैंड का है ना मेमोरीज में वो खोए रहेंगे अगर वो कब्र के अंदर भी रहते हैं, तो ऐसा रूपर्ट ब्रूक जी बोले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड लास्टेड फ्रॉम, है ना वो कब से कब तक था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड 449 से 1066 तक रहा था, आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वही 1150 से लेके है ना 1500 तक क्या था, मिडिल इंग्लिश था, मिडिल इंग्लिश, ठीक है, और वही 1500 से लेके टिल नाउ, है ना अभी तक, टिल नाउ तक ये क्या है, ये भैया अपना मॉडर्न इंग्लिश है, ये हमारा मॉडर्न इंग्लिश है। 92 में देखो, हु रोट पियर्स द प्लोमैन, पियर्स द प्लोमैन कौन लिखे हैं भैया, पियर्स द प्लोमैन कौन लिखे हैं, तो ये भाई कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं लैंगलैंड, कौन लिखे हैं, विलियम लैंगलैंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन, इसमें है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, देखो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये कौन लिखे हैं, सैमुअल जॉनसन, नाम ही था पुस्तक का, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सैमुअल जॉनसन जी लिखे थे, और ये लिखे कब थे, तो अगर ये पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 1755 1755 में ये लिखे थे, पब्लिश हुआ था। 1994 में 94 में देखो, व्हाट रिएक्शन डिड सेबीज एथिक्स टीचर हैव, एथिक्स टीचर का, सेबी का एथिक्स टीचर जो उसका क्या रिएक्शन था, व्हेन ही सो हिम पॉलिशिंग द गॉड इन द क्लास, जब वो कद्दू को क्लास में पॉलिश कर रहा था, तो वो क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, लाफ्ट ना 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 है ना उसपे है ना प्रेस प्रशंसा करते हैं, नहीं फोर्सियस हो जाते हैं, उस पर खूंखार हो जाते हैं, उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन, इसमें है व्हाट हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ पर्लेसबर्ग बैकग्राउंड, पर्लेसबर्ग जी के बैकग्राउंड का हर हमेशा क्या रहा है, पृष्ठभूमि क्या रहा है, तो मतलब वो हर हमेशा इंडिया ही रहा है, क्योंकि वो इंडिया में रहे हैं, है ना, मतलब सॉरी इंडिया में वो आए थे यहाँ के यंग इंटेलेक्चुअल्स और पीजेंट्स ऑफ द विलेज इनसे मिलने के लिए, तो उनके बैकग्राउंड का हर हमेशा पृष्ठभूमि रहा है, लॉर्ड बुद्धा के बारे में जाने हैं, उनके फैमिली डॉक्टर इंडियन थे, तो ऑप्शन नंबर ए। इन अ मॉरलिटी प्लेस द कैरेक्टर्स वेयर ऑफन, है ना ये ऑफन वर्च्यू पर्सनिफाइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 96 का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द रेस्टोरेशन एज इज स्पेशली नॉन फॉर, है ना रेस्टोरेशन जो रेस्टोरेशन एज इज स्पेशली नॉन फॉर, ये किस लिए जाना जाता था, तो भाई साहब ये जाना जाता था किसके लिए, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए, ये कॉमेडीज के लिए जाना जाता था, कौन, द रेस्टोरेशन एज, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, हु रोट द नॉवेल
रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो नॉवेल को कौन लिखे हैं? तो भाई रॉबिन्सन क्रूसो, हु रोट द नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो को कौन लिखे हैं? तो भाई रॉबिन्सन क्रूसो को लिखे कौन है? तो रॉबिन्सन क्रूसो को लिखे हैं डैनियल डेफो, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट 99 और क्वेश्चन पे आ जाओ। ए चाइल्ड इज बॉर्न एक्सप्लोर, है ना, एक्सप्लोर्स द कल्चरल पेक्युलरिटीज ऑफ, है ना, कल्चरल यानी सांस्कृतिक पेक्युलरिटीज यानी विविधता। ये चाइल्ड इज बॉर्न में क्या चीज, किसकी विविधता, किसकी अंतर दिखाया गया है? तो इंडिया एंड चाइनीज नहीं भाई, ईस्ट और वेस्ट की। हाँ सही बात है, ईस्ट और वेस्ट में क्या अंतर होता है चाइल्ड बर्थ किसमें, वो दिखाया गया है, कल्चरल पेक्युलरिटीज को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन है, इन ए मैरिज प्रपोजल व्हाट द मेन कॉज ऑफ क्वारल बिटवीन लोमोव एंड नटालिया। ये मैरिज प्रपोजल में कौन सा रीजन था जिसके कारण से लोमोव और नटालिया लड़ती है ना? तो डॉरी अमाउंट के लेके भाई, दहेज का अमाउंट नहीं, मैरिज एक्सपेंस शादी का खर्च ना ना ना, है ना, पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं नहीं, लैंड ऑनरशिप डिस्प्यूट्स, है ना, जो जमीन को लेके जो विवाद था उसके लिए वो लोग लड़ते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका सवाल हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सेक्शन बी आपको दिख रहा है, इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिख रहा है ना, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन एस्से है जो आपको यहाँ पे 5 दिख रहा है, और इस तरीके से कभी नहीं देगा, ये चैट जीपीटी यूज करके इस तरीके से दिया हुआ है। हालांकि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, एआई के ऊपर दे सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर दे सकता है, ठीक है, डिसिप्लिन के ऊपर आ सकता है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल वगैरह जो है कैसे काटा जा रहा है, फ्लड के बारे में, ये सब एस्से दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन के से यहाँ पे कुछ सवाल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको टोटल 4 है, जिसमें से आपको कोई आपको कितना बनाना है, कोई एक आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे भी कितना है, आपको पोएट्री सेक्शन से भी 4 सवाल है, जिसमें से कोई एक बनाने होते हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन या लेटर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो टोटल सवाल 10 है, 10 में से कोई 5 का जवाब देना होगा। आप लोग चाहोगे तो इसको देखना है तो आप देख सकते हो। ठीक है, और बाकी यहाँ पे भी आपको ये समरी दिया हुआ 6 नंबर क्वेश्चन में 3 समरी है। ठीक है, तो चलो बढ़िया से यहाँ पे ये बता दिए हैं। उसके बाद ये आपका प्रो सेक्शन का समरी है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स ऑन ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, है ना, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है। फिर मैच द फ्लोइंग है, मैच द फ्लोइंग आप सब लोग बना ही लोगे भाई। दी सोल्जर कौन लिखे हैं, दी सोल्जर लिखे हैं रूपर्ट ब्रुक। ठीक है, एन एपिताफ कौन लिखे हैं, वॉल्टर डिलामियर। स्वीटेस्ट लव आई नॉट को कौन लिखे हैं, जॉर्डन जी लिखे हैं। ठीक है, फायर हिम कौन लिखे हैं, के अंदारो वाला जी लिखे हैं। और ऑट टू ऑटम कौन लिखे हैं, जॉन किट्स जी लिखे हैं। ये तो बना दिए। उसके बाद अगला ट्रांसलेशन है जो आप सब लोग देख लेना। उसके बाद आप सब लोग का यहाँ पे फिर मैच द फ्लोइंग है, और इसको बनाओगे तो कैसे बनेगा, हाउ फ्री इज द प्रेस, रोथियल सैरस। ठीक है, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट सवाल, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, पर्लेस वर्क। ठीक है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल। और ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर। ठीक है, ये है आप सबका। उसके बाद पैसेज आप सबको, है ना, और एक आपको फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन है, और प्रेसेज आप सबका ये टोटल मिला के क्वेश्चन था। होप सो आप सबका जो इंग्लिश का जो मॉडल पेपर था, आप सबका जो मॉडल पेपर जिसमें ग्रामर का क्वेश्चन देख लिए, आप बुक का क्वेश्चन भी देख लिए, आप सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अब आप सबको पढ़ाई करने के लिए एजुकेशन बाबा ऐप जरूर इंस्टॉल करके रखना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऐप, एजुकेशन, है ना, एजुकेशन बाबा ऐप। ठीक है, एजुकेशन बाबा ऐप जरूर से इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारा मॉडल पेपर अपलोड कर दिया गया है, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लगभग सारा अपलोड है, कुछ और बाकी है तो वो भी हो जाएगा। इसलिए एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करके रखिए, और क्रैश कोर्स भी आप सबका आ ही चुका है, तो क्रैश कोर्स भी पढ़िए अच्छे से। ठीक है, सब लोग लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जुड़े रहिए हम लोग से। धन्यवाद।